नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि टॉप 100 की खबरों में हम आपको देश विदेश की 100 खबरों से रूबरू कराएंगे, इसलिए बने रहे हमारे साथ। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया सहित सांसद द्वारा विधायकों अन्य की उपस्थिति में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बुधवार को उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनता को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी महात्मा बुद्ध की महापरिवर्तन निर्माण कुशीनगर में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पहली फ्लाइट श्रीलंका से आएगी, जिसमें वहां के राष्ट्रपति गौतम बाया राजपक्षे के साथ 100 से अधिक बौद्ध भिक्षु और श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल के गणमान्य व्यक्ति रहेंगे। बुधवार को कोलंबा से 125 गणमान्य व्यक्तियों व बौद्ध भिक्षुओं को लेकर उनकी पहली उड़ान यहां पर उतरेगी। हवाई अड्डे से दुनिया भर के बौद्धों को भगवान बुद्ध के महानिर्वाण स्थल की यात्रा करने की सुविधा भी मिलेगी। नॉर्थ कोरिया ने मंगलवार को अपनी पूर्वी समुद्र तट से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। साउथ कोरिया की मिलिट्री ने यह जानकारी दी। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अनुसार मिसाइल को दक्षिण होमयांग प्रांत के सिनपो के आसपास से पूर्व की ओर लॉन्च किया गया था। साउथ कोरिया अमेरिका की इंटेलिजेंस अथॉरिटीज ज्यादा जानकारी के लिए इस मामले का एनालिसिस कर रही है। यहां लॉन्च ऐसे समय हुआ है जब साउथ कोरिया समेत कई देशों में दोबारा बातचीत करना संयुक्त प्रयासों की चर्चा को लेकर वॉशिंगटन में है। तीनों देश चाहते हैं नॉर्थ कोरिया को मानवीय सहायता और अन्य प्रोत्साहन के जरिए बातचीत के लिए राजी किया जाए। नॉर्थ कोरिया के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि संघ किम ने कहा कि वह इस हफ्ते के बातचीत के लिए साउथ कोरिया की राजधानी सियोल जाएंगे। सोमवार को वॉशिंगटन में अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष से मुलाकात के बाद किम ने यह भी कहा कि अमेरिका फिर से नॉर्थ कोरिया से बातचीत शुरू करना चाहता है। नॉर्थ कोरिया अपने मिलिट्री बिल्डअप को तेजी से बढ़ा रहा है। बीते दिनों नॉर्थ कोरिया ने कई सारे मिसाइल टेस्ट किए। इनमें से नई प्रकार की लंबी दूरी करने वाले क्रूज मिसाइल का भी आविष्कार हुआ। अरुणाचल प्रदेश में चीन को पूर्वी लद्दाख जैसी हरकत का मौका नहीं देने की तैयारी पर जोर है। सेना को तेजी से मोर्चे तक पहुंचाने के लिए अरुणाचल सेक्टर में 1350 किलोमीटर लंबी वास्तु सैनिक नियंत्रण रेखा खींची जा रही है। इजरायल से मिले ड्रोन विमानों और विशेष हेलीकॉप्टरों के जरिए हाईटेक सर्विलांस सिस्टम भी तैयार किया गया है। सीमा सड़क संगठन ने एक इंजीनियर अनंत कुमार सिंह ने बताया कि अरुणाचल में सीमा तक तेजी से पहुंचने के लिए बहुत सारी सड़कें व सुरंगें बनाई जा रही हैं। सीमा तक तेजी से पहुंच बनाने के लिए पल पल की हरकत की निगरानी भी जोर पर है। इसके लिए रात और दिन लगातार सर्विलांस किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार की सुबह प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पीएम आवास पर पहुंचे हैं। इस बैठक में कश्मीर समेत कई अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा इस बैठक में आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के साथ साथ कश्मीर के अंदर पल रहे अलगाववादी नेताओं पर कार्रवाई करने की भी बात चल रही है। इससे पहले अमित शाह ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर करीब 6 घंटे तक लंबी बैठक की थी। इस बैठक में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और महानिरीक्षक के स्तर पर चयनित फील्ड अधिकारी समेत कई लोग शामिल हुए थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा सरकार किसानों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाएगी, किसानों को धमकाएगी, लेकिन किसानों को एमएसपी नहीं देगी। प्रियंका ने यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के बयान पर भी पलटवार किया है। सोमवार को लखीमपुर हिंसा को लेकर किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया था। इस पर एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि यदि किसी ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया तो सख्त कार्रवाई होगी। प्रियंका सोमवार रात दिल्ली से लखनऊ पहुंची। सूत्रों के मुताबिक आज प्रियंका गांधी यूपी विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में महिलाओं को 33% आरक्षण का ऐलान कर सकती हैं। जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूरों और गैर मुस्लिमों की चुनचुनकर हत्या के ताजा घटनाक्रम के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर की सुरक्षा के हालात की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान राज्यों के महानिदेशकों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक और खुफिया विभाग व गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। शाह ने देश के विभिन्न भागों में चुनौतियों से निपटने के लिए सभी एजेंसियों के बीच बेहतर सामंजस्य के साथ काम करने की जरूरत बताई। गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सोमवार को पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक में खुफिया ब्यूरो की ओर से बुलाई गई।
गृह मंत्रालय और खुफिया ब्यूरो ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बैठक में नक्सल समस्या से लेकर कई सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजीत कौर सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुली चैलेंज दिया है। कौर ने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ईस्ट से सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़े, उन्हें सिद्धू और उनकी पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा। नवजोत कौर ने अमरिंदर सिंह के नवजोत सिंह सिद्धू को देश विरोधी कहे जाने के पे भी बड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो सिद्धू देश के लिए नहीं खेलते। कौर ने कहा, पंजाब कांग्रेस में सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के बीच कोई कलह नहीं है, बल्कि सिर्फ पंजाब के भले के लिए यह बहस हो रही है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान फैली अफवाह के बाद हिंदू समुदाय पर लगातार हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। इन हमलों में कई मंदिर और घरों को क्षतिग्रस्त किया गया। एक अधिकार समूह ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगभग 3721 मामले ऐसे हुए हैं। सूत्रों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसी अवधि में हिंदू मंदिरों, मूर्तियों और पूजा स्थलों पर तोड़फोड़ के साथ आगजनी के कम भी 1678 केस दर्ज हैं। पिछले 9 वर्षों में अल्पसंख्यकों के उपद्रवियों ने भी तोड़फोड़ मचाई थी। पीएम नरेंद्र मोदी की सत्ता में 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोदी वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत यह वैन कौशांबी विकास परिषद के द्वारा ऑपरेट की जाएगी। कौशांबी की 5 विधानसभाओं में 5 बार वैन घूमेंगी। सांसद विनोद सोनकर ने इस वैन की खासियत के बारे में बात करते हुए कहा कि इसमें 32 इंच का टेलीविजन होगा। यह पूरी तरह से हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस से लैस होगी। भाजपा नेता ने बताया कि यह वैन ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ टीकाकरण के लिए भी प्रेरित करेगी। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी में गिरफ्तार आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका देते हुए राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किशोर तिवारी ने सीजीए एनवी रमन के इस मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हर मामले का संज्ञान लेने के लिए बाध्य है, जैसा कि संविधान के भाग 3 के तहत गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा, विशेष एनडीपीएस कोर्ट द्वारा आर्यन और उसके आरोपियों की जमानत याचिका का फैसला 20 अक्टूबर तक सार्वजनिक अवकाश का हवाला देते हुए टालने से आरोपी का बड़ा अपमान हुआ है। अफगान शांति प्रक्रिया के लिए नियुक्त अमेरिकी दूत जैलम खलीलजाद ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह बताते हुए खलीलजाद ने कहा कि हमने तालिबान से बातचीत करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं रही। खलीलजाद ने कहा कि आने वाले दिनों में मैं इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करूंगा। खलीलजाद का जन्म भी अफगानिस्तान में ही हुआ था। खलीलजाद पर कई अधिकारियों ने तालिबान से साठगांठ का आरोप लगाया। कई अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि खलीलजाद अमेरिका की राजनीतिक विफलताओं के लिए जिम्मेदार है। देश भर में बारिश का कहर जारी है। उत्तराखंड से लेकर केरल तक भारी बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार शाम हाईवे के पास उफनते लंबागढ़ नाले में फंसी एक कार को क्रेन की मदद से निकाला गया। कार में यात्री भी सवार थे। भूस्खलन के चलते कार नाले में पत्थरों की वजह से फंस गई थी। राज्य में 3 दिन से तेज बारिश हो रही है। इसमें नेपाल के 3 मजदूरों समेत 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। केरल में बारिश के चलते तबाही का मंजर कुछ इस कदर है कि यहां करीब 30 लोगों की बाढ़ और भूस्खलन में जान जा चुकी है। न्यूयॉर्क की दिवालिया मामलों से जुड़ी एक अदालत ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की एक याचिका खारिज कर दी है। 3 अमेरिकी कंपनियों फाइजर, डायमंड फैंटेसी इंक और एजेफ अदालत द्वारा नियुक्त नीसीटी रिसर्च लेविन ने ये आरोप लगाए हैं। लेविन ने नीरव मोदी और उसके सहयोगियों मेहर भंसाली और अजय गांधी के कर्जदारों को हुए नुकसान के लिए न्यूनतम $1.5 करोड़ का मुआवजा भी मांगा था। सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क बैंक्रप्सी में कोर्ट ने जज लेन के लिए स्पष्ट फैसले में प्रतिवादी नीरव मोदी, बंसाली और गांधी के अमेरिकी ट्रस्ट रिचर्ड लेविन के संशोधित शिकायत को दाखिल करने के लिए डिविजनल चैप्टर रखा। प्रस्टो के आदेश के बारे में जानकारी देते हुए बत्रा ने बताया कि मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक और अन्य से $1 अरब की धोखाधड़ी की योजना बनाकर कंपनी के शेयर मूल्य को गलत तरीके से बढ़ाने के लिए बाजार में कंपनी में लगाया।
सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में दशहरे की सुबह हुई पंजाब युवक लखबीर सिंह की हत्या के बाद अब सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल। फोटो में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बॉर्डर पर बैठे निहंगा जत्थाबंदियों के प्रमुखों में शामिल बाबा अमन सिंह को सिरोपा पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। फोटो वायरल होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने लखबीर सिंह की हत्या का षड्यंत्र बताकर भाजपा पर सवाल उठाए। सहयोग किसान मोर्चा के नेता और किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष जिंदर सिंह दीप सिंह वाला ने कहा कि बाबा अमन सिंह और भाजपा नेताओं के बीच हुई इस मीटिंग के बाद गंदी राजनीति की बदबू आ रही है। इजराइल में सत्ता बदलने के बाद भारत के साथ उसकी दोस्ती बरकरार रहने पर संदेह जताया जा रहा था। इजराइल ने भारत के कोविड-19 वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को अपने आप पूरी तरह से मान्यता देने की हामी भरी। वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर 2022 के मध्य में साइन करने की सहमति जताई गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को इजराइल के विदेश मंत्री यार लापिड के साथ बैठक की। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक एक लाजमी सा सवाल उठ रहा है और वो ये है कि क्या राष्ट्रपति बाइडेन अपने पूर्व बॉस बराक ओबामा की सलाह पर फैसले ले रहे हैं। बाइडेन ने 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में बतौर राष्ट्रपति एंट्री की थी। 9 महीने से ज्यादा गुजरे हैं, लेकिन बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 50% से ज्यादा नहीं हुई है। उनके ज्यादातर फैसलों पर सवालिया निशान है। अगले महीने यूएन की COP26 क्लाइमेट समिट होनी है। यह ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में होगी। पेरिस क्लाइमेट समझौता ओबामा के दौर में हुआ था। जब व्हाइट हाउस से इस बारे में पूछा गया तो जवाब मिला, हां, प्रेसिडेंट बाइडेन नियमित तौर पर ओबामा से प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर्स पर बात करते हैं। पाकिस्तान में नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने एक चीनी फर्म को टेंडर पाने के लिए फर्जी दस्तावेज देने के आरोप में बैन किया। यह कंपनी भविष्य में किसी टेंडर या नीलाम प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएगी। दूसरी तरफ बिजली से संबंधित इन नए मसलों में भी सामने के बाद देश में बिजली संकट और गहराने संकेत नजर आए हैं। चीनी कंपनी ने एनडीटीसी का ठेका पाने के लिए जाली दस्तावेज तैयार कराए। अधिकारियों को रिश्वत देकर टेंडर अपने पक्ष में खुलवाने की साजिश रची। इमरान सरकार के अधिकार वाली मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के पावर डिवीजन ने चीनी कंपनी का टेंडर प्रक्रिया से अलग कर दिया और नए सिरे से बोली लगाने के आदेश जारी किए। एनटीडीसी के जनरल मैनेजर ने कहा, चीनी कंपनी को हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। भविष्य में वो एनटीडीसी के किसी भी टेंडर प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेगी। करीब 1.5 साल से लॉकडाउन झेल रहे महाराष्ट्र को फिर से अचानक अनलॉक करने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के सभी मंत्रियों और एनसीपी के चीफ शरद पवार के साथ सोमवार को मुंबई के सौहार्द्री गेस्ट हाउस में मीटिंग की। महाराष्ट्र सरकार ने 22 अक्टूबर को राज्य में सिनेमा घर खोलने की अनुमति दी है। उद्धव ठाकरे ने सिनेमा ओनर्स और एग्जिबिटर एसोसिएशन पदाधिकारियों से भी फास्ट सेफ्टी और सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने के लिए कहा है। कर्नाटक में विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेतुका बयान दिया। कांग्रेस प्रदेश इकाई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में एक ट्वीट किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंगूठा छाप और अनपढ़ बताया गया। ट्वीट में आगे लिखा है, कांग्रेस ने अपने राज्य में स्कूल बनवाए लेकिन प्रधानमंत्री कभी पढ़ने नहीं आए। कांग्रेस ने युवाओं को सिखाने के लिए कई योजनाएं बनाई लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं सीखा। कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट को लेकर भाजपा की प्रवक्ता मालविका अविनाश ने कहा कि केवल कांग्रेस ही इतना नीचे नहीं गिर सकती। ऐसी टिप्पणी जवाब देने लायक नहीं है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में पार्टी के नेता के बयान पर बवाल मच गया। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा ने मीटिंग में सरदार पटेल को मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थक बताया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार को सूत्रों से हवाले से कहा, 16 अक्टूबर को कांग्रेस कार्यकर्ता समिति की बैठक देश के लिए पौरुष सरदार पटेल का अपमान किया गया। पात्रा ने कहा, आज ये बात स्पष्ट हो गई कि अपने परिवार की विरासत को ऊपर रखने के लिए नेहरू गांधी राजवंश को ऊपर रखने के लिए चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, वीर सावरकर हो या सरदार पटेल, किसी को भी अपमानित करना हो, किसी का भी नाम भ्रम फैलाना हो तो कांग्रेस पार्टी ये सब करती है। लखीमपुर हिंसा के दर्ज दूसरी एफआईआर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह एफआईआर बीजेपी कार्यकर्ता सुमित की तरफ से दर्ज कराई गई है। पुलिस ने हिंसा के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के 22 लोगों को नोटिस जारी कर दिया था। वहीं घटना के वीडियो और फोटो के आधार पर 22 लोगों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भेजा गया। सोमवार को उनमें से 5 वकील के साथ बयान दर्ज करवाने वाली क्राइम ब्रांच पहुंची थी। उनका कहना है कि पुलिस ने सभी से केवल यही सवाल किया कि 3 अक्टूबर को तिकोनिया में क्या घटना हुई। तिकोनिया कांड में अभी तक जांच टीम का ध्यान उस मुकदमे पर केंद्रित रखा गया था जिसको किसानों की तरफ से दर्ज कराया गया था।
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के नए उभार और नागरिकों की हत्या पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। प्रवास से लौटे मुख्यमंत्री ने कहा, नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में राज्यों की संख्या घटी है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने पहले कहा कि नोटबंदी से आतंकवाद और कालाधन समाप्त हो जाएगा, लेकिन न आतंकवाद समाप्त हुआ न कालाधन। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 हटा देंगे तो वहां से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। इन्होंने न केवल 370 हटाया बल्कि जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था वो भी खत्म किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हम लोग कुछ बोलते हैं तो पाकिस्तानी समर्थक कहा जाता है। प्रधानमंत्री खुद वहां के प्रधानमंत्री के घर में बिरयानी खाकर आते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं। हिंदू मंदिरों और श्रद्धालुओं पर जानलेवा हमले के बाद अब हिंदुओं के घर में आग लगाने का मामला भी सामने आया है। यूनियन परिषद के चेयरमैन मोहम्मद सदीकुल्लाह इस्लाम ने बताया कि उपद्रवियों ने 65 घरों में आग लगाई थी। पुलिस के मुताबिक एक हिंदू व्यक्ति ने फेसबुक पर धर्म को लेकर अपमानजनक पोस्ट भी किया था। हफ्ते के दूसरे दिन यानी आज बाजार नए शिखर पर पहुंच गया। पहली बार सेंसेक्स 62,156 और निफ्टी 18,602 के स्तर पर खुला। रियल्टी और बैंकिंग शेयर पर दबाव देखने को मिल रहा है। एनएसई पर रियल इंडेक्स और पीएसयू बैंक इंडेक्स 2% से ज्यादा की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बीएसई पर 3,153 शेयर्स में कारोबार हुआ, जिसमें 1,063 शेयर्स बढ़त के साथ 1,940 शेयर्स लाल निशान में कारोबार करते दिखे। तो बीएसई पर 3,153 शेयर्स में कारोबार साथ में समाप्त हुआ। इसके साथ ही बता दें कि बीएसई पर लेटेस्ट कंपनियों का कुल मार्केट कैप 274 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। फिलहाल टॉप 100 की खबरों में मेरे साथ अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।